राजवीर की वजह से एक साथ रहने पर मजबूर थे और आज राजवीर की औलाद की वजह से एक साथ रहने पर मजबूर है। क्या आपने आदित्य से पूछा कि उसने अपनी जमानत के बारे में क्या सोचा है? निधि की और आदित्य की कुछ तस्वीरें उसके मेल पर है, शायद उसका भी कुछ इस्तेमाल हो सके। तुम्हें उनके सामने ये शर्त रखनी होगी सोनाली कि बलदेव सिंह एक ऐसी वसीयत बनाए जिसमें उनकी पूरी जायदाद का मालिक तुम्हारा बेटा होगा। बाप का नाम बेटे से चलता है और मैंने अपना बेटा खो दिया। बेटा तो मैंने भी खोया है। आप और मैं चाहे जो कुछ भी कर ले, बेटा तो वापस नहीं आ सकता था। पता नहीं किस बात की सजा दी है ऊपर वाले ने। अपने आगे मैंने कभी किसी को कुछ नहीं समझा और ना ही किसी बात को लेकर बोझ महसूस किया है। मेरा सोचना एक ही था कि जो होता है उसे होने दो, मैं क्यों अपने दिमाग पर बोझ लूं। लेकिन राजवीर के जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि सबसे बड़ा बोझ क्या होता है। एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, ये बोझ मैं कभी भुला नहीं पाया। आज तक उस बोझ के तले दबा हुआ हूं। पापा जी, जिस दिन आपका पोता आपकी गोद में खेलेगा ना, उस दिन जितनी खुशी आपको होगी वो कोई महसूस भी नहीं कर सकता। राजवीर जाते जाते कम से कम एक छोटा राजवीर आपको देकर गया है। राजवीर के जाने का दुख आपको भी है और मुझे भी है, लेकिन उस दुख को कम करने के लिए मैंने अपने आप को जनसेवा में लगा दिया है। और सच कहती हूँ, जनता की सेवा करने में मन को शांति मिलती है। बाकी जैसे आपकी मर्जी। ओ भाई, उनके इरादे क्या हैं ये तो सामने आ ही जाएंगे, लेकिन हमारे इरादे क्या हैं ये उन्हें समझ में नहीं आना चाहिए। न पहले पता लगा था न अब पता लगेगा। ये लीजिए, तस्वीरें बनवा के लेके आया हूँ, देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। रजनी जी नहीं आई अब तक? नमस्कार शंकर प्रसाद जी। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए तस्वीरें साथ में ही देखते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनके बारे में आदित्य ने बताया था, उसके मेल पर थी ये तस्वीरें। समझ रही हूँ शंकर प्रसाद जी, लेकिन जरा ये तस्वीरें तो निकालिए। देखा तो जाए कि ये तस्वीरें हमारे काम की हैं या नहीं। अगर काम की नहीं होती तो आदित्य इसे बनवाता ही क्यों? देखिए, वाह, ये इन तस्वीरों से सिर्फ निधि को नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर मेघना देवी को भी हिलाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी मां अपनी बेटी का घर तोड़ना नहीं चाहती। और ये तस्वीरें घर तोड़ने वाली हैं। तस्वीरें देखकर तो
ऐसा लगता है रजनी जी कि ये आदित्य हमारे लिए बड़े काम का साबित हो सकता है। अब आपको सोचना है शंकर प्रसाद जी कि क्या किया जाए। ये आदित्य हम सबसे ज्यादा शारदा देवी को समझता है, मेघना देवी को समझता है, उनके काम करने के तौर तरीके को समझता है। एक बात तो पक्की है कि आदित्य इनके साथ रहकर इनके बारे में अच्छी तरह से जान चुका है। अब वो हमें बता सकता है कि अगर इन लोगों को झुकाना है तो किस तरह से झुकाया जाए। इनसे अगर टकराना है रजनी जी, इनकी कमजोर नस के बारे में तो जानना ही होगा। फिलहाल मेघना देवी की कमजोर नस तो इन तस्वीरों के रूप में हमारे सामने आ चुकी है। अब शारदा देवी की भी कोई कमजोरी हमारे हाथ में आ जाए तो खेल खेलने में और मजा आएगा। उसके लिए तो बस एक ही रास्ता है कि आदित्य को जेल से निकाला जाए और उससे हाथ मिला लिया जाए। आप ठीक कह रहे हैं लल्लन जी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूं, लेकिन सवाल तो यह है कि आदित्य को छुड़ाने के लिए क्या जाए। अगर सच कहूं रजनी जी तो आदित्य को छुड़ाने का ये सही मौका है। आदित्य का केस कावेरी लड़ रही थी और वो आदित्य को सजा दिलाना चाहती थी। लेकिन फिलहाल प्रभाकर सिन्हा और कावेरी दोनों ही छुट्टी पर बाहर गए हुए हैं। यही मौका है कि हम आदित्य को जमानत दिलवा सकते हैं। लेकिन कैसे? आदित्य की जमानत का मामला भी गौरव के घर से जुड़ा है। इस बारे में हमें गौरव से बात करनी होगी। गौरव भैया आइए नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता रेडी है। भैया वैसे दीदी नहीं दिखाई दे रही है, दीदी कहाँ है? अलका भी आती होगी, वो तो नाश्ता करने के लिए आएगी तो भी मेकअप करके ही आएगी। अरे आओ भाई सौरभ, कैसे हो? आज कितने मुकदमों की पेशी है? बस भैया आज तो 2 ही पेशी हैं। अगर जेरा नहीं हुई तो तारीख आगे की मिल जाएगी। बस आज घर जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मुझे पता लगा कि आदित्य की केस की सुनवाई भी कल ही है। और जहां तक मुझे अंदाजा है आदित्य का केस तो मां के पास ही था ना? भैया वो मुकदमा भी अब मैं ही हैंडल करने वाला हूं। मुझे तो बहुत अफसोस होता है जब भी मैं आदित्य के बारे में सोचता हूं ना। बेचारा अब तक जेल में पड़ा हुआ। अब भैया उसने जो कुछ भी किया है उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अरे उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि उसने कोई गुंडागर्दी की हो, किसी के साथ रेप किया हो, लूटपाट की हो। अरे सौरभ, सिर्फ उसने सरकारी खजाने से कुछ रुपए अपने नाम ही तो किए, बस। तो क्या ये आपकी नजरों में जुर्म नहीं है भैया? सौरभ, ये तुम्हारी नजर में जुर्म हो सकता है और हो सकता है कि तुम्हारा कानून भी इसे जुर्म ही कहे, लेकिन मेरी नजरों में ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं। और अगर तुम वाकई में इसे जुर्म कहते हो
तो ऐसे हमारे देश के कई भ्रष्ट नेता हैं जो हमारे देश का काला धन विदेशों में रख रहे हैं। क्या तुम उन्हें पकड़कर सजा दिलवा सकते हो? पता नहीं अपने देश से कितना काला धन विदेशों में रखा गया है। क्या तुम इनको पकड़ सकते हो और सजा दिलवा सकते हो? भैया, उन नेताओं को भी सरकार बेनकाब करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जब तक उन नेताओं को सजा नहीं होती तब तक आदित्य जैसे लोगों को भी तो छोड़ा नहीं जा सकता, जिन्होंने सरकार का नहीं बल्कि जनता का धन लूटा है। वो तो बेचारा कमजोर था और अकेला था, इसलिए कानून के जाल में फंस गया, और फंसे हुए को लोग और ज्यादा फंसाते। लेकिन तुम्हें तो कम से कम इंसानियत के नाते उसे हमदर्दी से काम लेना चाहिए था। ये आप कैसी बातें करें भैया? बल्कि मैं तो कहता हूं कि कानून और भी सख्त होना चाहिए, ताकि कोई और भी इस तरह का करप्शन करने से पहले 1000 बार सोचे। अब आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो चलिए ब्रेकफास्ट करने। चलिए। बहू, सोनाली कहाँ है? उसे कहो आकर यहाँ बैठे, वरना बाहर थोड़ा टहला करे। हाँ माँ जी, हमने सोनाली से कहा है कि वो बाहर लॉन में आकर थोड़ा टहला करे, लेकिन वो तो अकेले कमरे में ही बैठी रहती है। उसे समझाओ ना, तुम उसे अपने साथ ले जाएगा, उसका भी मन बह जाएगा। जी माँ जी। नमस्कार महासचिव जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बस वैसे ही पार्टी में बात चल रही थी तो सोचा आपसे भी फोन पर बात कर लूं। किस बारे में? बलदेव सिंह जी के बारे में। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये तो वही जाने। लेकिन आपसे ये बात किसने कही? उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ये बात चल रही थी, हो सकता है ये अफवाह हो। आप अपनी तरफ से एक बार बलदेव सिंह जी से बात करके देखिए। जी ठीक है, मैं उनसे बात करके देखूँ। पार्टी में इस बात को लेकर भी बात चल रही है कि विधानसभा सत्र नजदीक है और सत्र के दौरान हो सकता है कि कुछ विधायक इस सवाल को उठाने की कोशिश करें। कैसे सवाल? हमारी पार्टी में कुछ विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बलदेव सिंह जी पार्टी में शामिल हों, मगर कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि बलदेव सिंह जी पार्टी में शामिल हों। वो विधायक ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या बलदेव सिंह जी को वाकई पार्टी में शामिल किया जा रहा है। यह भी हो सकता है कि वो इस बात पर अपना विरोध जताएं और कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश करें। आपकी बात तो ठीक है महासचिव जी। मैं चाहता हूं कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही बलदेव सिंह जी को पार्टी में शामिल करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, ताकि कोई गुंजाइश ही नहीं रहे किसी सवाल को खड़ा करने के लिए। और हां, अगर हमें बलदेव सिंह जी को अपनी पार्टी में शामिल करना है तो हमें जल्दी कर लेना चाहिए। देखिए देवव्रत जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी तो नहीं कर सकती। इस बात का फैसला तो उन्हें ही करना होगा, वो पार्टी में कब शामिल होंगे कब नहीं। एक बार आप अपनी तरफ से उन्हें समझाकर तो देखिए। राजनीतिक परिपाटी तो वो भी समझते ही हैं। हमें जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा, वरना इस तरह की अफवाहें तो गर्म रहेंगी। ठीक है महासचिव जी, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ। आपकी बात ये बिल्कुल सही है, किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचना होगा। जी धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार। अरे छोड़ो गौरव, बातें मत बनाओ। तुम तो मुझे ये बताओ कि सौरभ को कितने पैसे चाहिए, हम देने को तैयार हैं। जिंदगी
अब भैया उसने जो कुछ भी किया है उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। भैया उन नेताओं को भी सरकार बेनकाब करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक उन नेताओं को सजा नहीं होती तब तक आदित्य जैसे लोगों को भी तो छोड़ा नहीं जा सकता। इन्होंने सरकार का नहीं बल्कि जनता का धन लूटा है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कानून और भी सख्त होना चाहिए ताकि कोई और भी इस तरह का करप्शन करने से पहले 1000 बार सोचे। शंकर प्रसाद, नमस्कार शंकर प्रसाद जी। हाँ नमस्कार गौरव, बताओ कैसे हो, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूं, अभी मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। भाई गौरव, हम तो आदित्य के करीब नहीं रहे हैं, लेकिन तुम तो उसके करीब रहे हो, तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें तो उसे छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, जबकि तुम्हारी तरफ से तो ऐसी कोई भी कोशिश नहीं दिख रही। तो कम से कम हमारा साथ तो दो। मैं भी तो यही चाहता हूं रजनी जी कि आदित्य को जल्द से जल्द जमानत मिल जाए, लेकिन सच तो यह है कि मां को समझा पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं अभी तक आदित्य के लिए कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन इस वक्त तुम्हारी माँ शायद यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है और आदित्य की पेशी करीब है। जी हाँ, मां तो बाहर गई है, लेकिन मां अपने सारे मुकदमे सौरभ को देकर गई। अरे तब तो ये काम और भी आसान हो गया। मां को समझाना मुश्किल था, लेकिन सौरभ को समझाना तो आसान है ना। तुम उसे समझा सकते हो, मना सकते हो कि वो आदित्य की जमानत होने दे। जी नहीं रजनी जी, दरअसल आप सौरभ को नहीं जानती, वो भी मां के नक्शे कदमों पर ही चलने वाला इंसान है। अरे छोड़ो गौरव, बातें मत बनाओ। तुम तो मुझे ये बताओ कि सौरभ को कितने पैसे चाहिए, हम देने को तैयार हैं। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन तो होगा नहीं, लेकिन सौरभ से बात करना बिल्कुल बेकार है, वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, जब सौरभ को समझाने का कोई रास्ता निकल आए तब मुझे बताना। बाय बाय। गौरव तो ये कह रहा था कि अब आदित्य के खिलाफ जिरह सौरभ करेगा, और सौरभ को मनाना बहुत मुश्किल है। रिश्तों को राजनीतिक मामलों से दूर ही रखना चाहिए। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री जी भी बलदेव सिंह जी को राजनीतिक तौर पर मजबूर नहीं कर पा रही है। और घरेलू रिश्ते अपनी जगह है और राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह। देवव्रत जी मेरे पास आए थे और इस विषय में मेरी काफी देर तक उनसे बात भी हुई है। क्या कह रहे थे वो? और देवव्रत जी यही कह रहे थे कि जब तक बलदेव सिंह जी पार्टी में शामिल होने के लिए हाँ नहीं कहते, हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और देवव्रत जी चाहते हैं कि इस विधानसभा सत्र से पहले अगर बलदेव सिंह जी हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं तो ज्यादा अच्छा हो। उनकी बात बिल्कुल ठीक है गृह मंत्री जी। विधानसभा सत्र में इस बात को लेकर काफी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि बलदेव सिंह जी को पार्टी अपनी पार्टी में लेना चाहती है। और सब ये भी जानते हैं कि बलदेव सिंह जी के साथ उनकी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में होने वाला है। इसलिए सवाल उठने की संभावना है कि बलदेव सिंह जी को पार्टी में शामिल क्यों किया जा रहा है। सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि क्या बलदेव सिंह जी को इसलिए शामिल किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री जी के पति है? जाहिर सी बात है मेघना जी, मगर ये तो तय है कि विरोधियों के इन सवालों का पार्टी के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी को भी सवाल उठाने का मौका ही ना दें। इस सवाल को इसी तरह से खत्म किया जा सकता है कि विधानसभा सत्र से पहले बलदेव सिंह जी को पार्टी में शामिल कर लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर सबको पता चल जाएगा कि पार्टी का फैसला नहीं बदला जा सकता। हाँ, क्योंकि बलदेव सिंह जी को फिर से निष्कासित तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर तब तक बलदेव सिंह पार्टी में शामिल नहीं हुए तो ये सवाल पूरी ताकत से उठाए जाएंगे ताकि पार्टी के फैसले पर विराम रखें। अगर मौका मिला तो हम मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात जरूर करेंगे।
आखिर पता तो चले कि बलदेव सिंह जी के मन में क्या है। कहीं तुम गलत फहमी में तो नहीं हो? तुम इस बच्चे को अपना बच्चा समझ रही हो, लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया में आने के बाद तुम इस बच्चे से ही हाथ धो बैठो। तुम्हें किसी और के बारे में नहीं सोचना है सोनाली, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है और अपना भविष्य सुरक्षित करना है। तुम्हें उनके सामने ये शर्त रखनी होगी सोनाली कि बलदेव सिंह एक ऐसी वसीयत बनाए जिसमें उनकी पूरी जायदाद का मालिक तुम्हारा बेटा होगा और उस जायदाद की देखभाल तुम करोगी। अरे मुझे तो याद भी नहीं है कि माँ जी ने मुझे कब इस घर की बहू पुकारा था। आशी के लिए तो मेरी और उसकी शादी का कोई मतलब नहीं था और उन्होंने तो हमारी शादी को भी कोई अहमियत नहीं दी। जिंदगी सोनाली, अकेले में क्या सोचती रहती हो? आज तो माँ जी भी कह रही थी कि सोनाली अकेले कमरे में क्या करती रहती है। कम से कम बाहर निकलो कमरे से, घूमो फिरो घर में, थोड़ा मन बहलेगा। चलो अच्छा है, एक लंबे इंतजार के बाद कम से कम ये तो सुनने को मिला कि माँ जी को भी मेरी थोड़ी सी फिक्र है। फिक्र क्यों नहीं होगी सोनाली? देखो, तुम हर बात को उल्टे ढंग से मत लिया करो। माँ जी ने कहा है हम तुम्हें सुबह शाम बाहर टहलाने के लिए ले जाया करें, और बाहर घूमना फिरना टहलना तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। एक बात कहूँ रागिनी, कल तक मुझे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला था और शायद मैं ये सवाल माँ जी से कभी पूछ भी नहीं सकती। तुम्हें मेरी फिक्र है, माँ जी को भी मेरी फिक्र है, लेकिन एक बात जाकर उनसे जरूर पूछना कि मैं ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? अब इस सवाल का क्या मतलब है? कल तक इस सवाल का कोई मतलब नहीं था रागिनी, लेकिन आज सबको मेरी फिक्र है और कल तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला था। क्या पता आज इस सवाल का जवाब मिल जाए। देखो सोनाली, तुम बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल खड़े कर रही हो। अब तुम्हें तो ये बातें छोटी छोटी ही लगेंगी ना रागिनी, लेकिन सच तो ये है कि जिसे जिंदगी ने सब कुछ दिया, जिसका पेट भरा हो, वो भला किसी की भूख का एहसास कैसे करेगा। अरे मुझे तो याद भी नहीं है कि माँ जी ने मुझे कब इस घर की बहू पुकारा था। आशी के लिए तो मेरी और उसकी शादी का कोई मतलब नहीं था और उन्होंने तो हमारी शादी को भी कोई अहमियत नहीं दी। घर में कुछ बातें सुनने को मिल रही, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। आप मंत्री बनने वाली, कहीं ये बातें आपकी मंत्री बनने में रुकावट ना बन जाए। अब ये लड़ाई हम सामने से नहीं लड़ सकते, हमें छद्म तरीके से लड़ाई लड़नी होगी, यानी खुद को पर्दे के पीछे रखकर लड़ना होगा।